महाराज की, रेवती मैया की, गोवर्धन महाराज की, बांके बिहारी लाल की, आदरणीय चांसलर सर, कुलपति महोदय, ओएसडी मैम, डीन एकेडमिक, रजिस्ट्रार साहब, हमारे पीआरओ साहब और सभी साथियों, हम जिस देश में रहते हैं या कोई भी किसी भी देश में रहता होगा तो उस देश का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर, उसके जीवन पर पड़ता है। अमेरिका देश का प्रभाव हर अमेरिकन पर पड़ता है, जर्मनी का प्रभाव हर एक जर्मन पर पड़ता है, पाकिस्तान का और उसकी इमेज का असर हर एक पाकिस्तानी पे पड़ता है। ऐसे ही भारत का असर हर भारतीय पे पड़ता है। भारत अगर ताकतवर होगा तो हर एक व्यक्ति ताकतवर होगा, भारत अगर कमजोर होगा तो हर एक व्यक्ति कमजोर होगा। हम भारत माता की जय बोलते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। हम ये भी जानते हैं कि लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश की आज़ादी के लिए दी। आप सब लोग प्रोफेसर्स हैं, आप स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम इसलिए नहीं लेते कि एग्ज़ाम लेने का उद्देश्य होता है उसकी ग्रोथ, स्टूडेंट्स की ग्रोथ, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका उद्देश्य एग्ज़ाम लेना नहीं है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमने 75 वर्षों में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है। हमने 75 वर्षों में इस देश में कैसे प्रोफेसर्स तैयार किए हैं जो आने वाले 75 वर्ष के लिए आने वाले प्रोफेसर्स तैयार करने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन ये है और उसी के बाद मैं आज का विषय शुरू करूंगा। जिसको भी भारत की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 20 क्रांतिकारियों के नाम याद हों, वो अपनी उंगलियों पर गिने और अपना हाथ खड़ा करे कि मैं भारत के लिए मरने वाले 20 लोगों के नाम जानता हूँ। अपनी उंगलियों पर गिने और जब गिन लें कि हाँ मैं बता सकता हूँ, वो हाथ खड़ा करें। आपस में बात नहीं करेंगे, इधर ही देखेंगे, इधर ही मेरे साथ ही आई कांटेक्ट। गर्दन हिलेगी नहीं अगले 50 मिनट तक। पंद्रह के जो बता सकते हो वो हाथ खड़े करें। 10 क्रांतिकारियों के नाम जो बता सकते हो वो हाथ खड़ा करें। नौ क्रांतिकारियों के वो पीछे बताओ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हाँ पीछे बताओ, हाथ खड़ा किया था ना। हाँ बताओ। हाँ नाम 1 2 बात नहीं आपस में कोई किस बात नहीं। देखो आप स्टूडेंट्स नहीं है, आप प्रोफेसर्स है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। 3 बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नहीं बोलेंगे नहीं। किसी को बोलना है तो खड़े हो, हिम्मत करो ना हाथ खड़ा करके बोलने की। बैठ जाइए। कोई और 8 कोई बता सकता? हाँ धीरे। 3 उन्होंने बताए। चौथा खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी,
प्रफुल्ल, हाँ, एंड 5। और चंद्रशेखर आजाद आई थिंक हो चुका है। वो हो गए। अच्छा बैठ जाइए आप, पीछे वाले बता। 5 हो गए, बाकी 4 नाम बता दो। मंगल पांडे 6, नहीं, बैठ जाओ। रानी लक्ष्मीबाई 7, नहीं, बड़े ही नहीं थे वो। देखिए ठीक है, बस उद्देश्य इतना ही था कि हम अपने गिरेबान में झांकें और जिनके कारण आज हम आजाद बैठे हैं उनके नाम हमें पता नहीं है। चलिए आज मैं अपना विषय शुरू करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप गंभीरता से सुनेंगे और इस उम्मीद के साथ भी कि अगर हम लोगों को 8-10 नाम याद होते तो आज भारत सरकार को हर घर तिरंगा लहराना ना पड़ता। लहराने की जरूरत ही इसीलिए पड़ गई कि लोग याद करें। तो आज का विषय शुरू करता हूं। हम ब्रज में बैठे हैं और ब्रज कृष्ण की भूमि है। कृष्ण की मौत के या इस दुनिया को छोड़ने के 32 साल बाद कलयुग की शुरुआत होती है। उससे पहले जब वो 55 साल के थे तो महाभारत हुई और इसको 5159 साल महाभारत को हो गए। तब से लेके महाभारत, अभी आप जब ये देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ये आखिरी बंटवारा है, लेकिन इससे पहले कितने बंटवारे हुए उनका भी अध्ययन करेंगे। तो महाभारत के समय जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, महाभारत में जिन देशों ने लड़ाइयाँ लड़ी वो आज 54 देश। इसका मतलब ये हुआ कि भारत उस समय भारत के 54 बार बंटवारे हो चुके हैं। पाकिस्तान से पहले 53 बार बंटवारे हो चुके हैं। आज उनके 54 देश। और बंटवारे होने के पीछे जो कारण है उस कारण को खत्म करना होगा, उस कारण को जानना होगा कि भविष्य में भारत का बंटवारा ना हो। और जिनपिंग तो अपनी टेबल पे जो नक्शा लिए बैठा है वो भारत के 30 टुकड़े करने के लिए बैठा है और उसका टारगेट, आज हम 2022 में हैं तो चाइना का उद्देश्य है कि 50 साल बाद भारत को वो 30 टुकड़ों में तोड़ देगा। ये चाइना की सरकार का मिशन है कि भारत के 30 टुकड़े बनाने। तो 50 साल बाद भारत के 30 टुकड़े ना हो तो हमको ये जानना आवश्यक है कि भारत के टुकड़े किन कारणों से होते। और महाभारत की लड़ाई के बाद इतने लोगों की डेथ हुई थी कि भारत एकदम सो सा गया था। भारत इतनी मौत देख चुका था कि अगले 2500 साल तक भारत में कोई लड़ाई नहीं हुई। 2500 साल बाद, ईसा से 563 वर्ष पहले और 2022 और जोड़ लीजिए इसमें, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म इसलिए होता है कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि जीवों पर दया करो। और उनसे 36 साल पहले महावीर स्वामी का जन्म होता है। जब कोई एक कालखंड होता तो उसमें एक से लोग जन्म लेते हैं, तो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, एक जैसे लोग 36 साल के अंतराल में पैदा होते हैं और दोनों का एक ही कहना था कि जीवों पर दया करो। जो प्रोफेसर या जूलॉजी के होंगे वो जानते होंगे कि दीमक की सोसाइटी किस प्रकार बनती है। वो जानते होंगे कि मधुमक्खी की सोसाइटी किस प्रकार की है, हाथियों की सोसाइटी किस प्रकार की है, बंदर की साइकोलॉजी है, बंदर की सोसाइटी किस प्रकार की है।
मधुमक्खियों का जैसे एग्जाम्पल दूं तो मधुमक्खी 4 प्रकार की होती है। हम दिखाई तो देता है एक छत्ता, लेकिन मधुमक्खी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है रानी, और 4 होते हैं राजा, जिनको निखट्टू कहते हैं, और बाकी आधे होते हैं सैनिक और आधे होते हैं लेबर। तो जो लेबर है केवल वही मधु इकट्ठे करने का काम, शहद इकट्ठे करने का काम केवल लेबर के पास होता है। सैनिकों के पास, राजाओं के पास और रानी के पास ये काम नहीं होता है। यही समाज व्यवस्था दीमक के अंदर है, और यही समाज व्यवस्था हाथियों के अंदर है, और यही समाज व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है। आपका काम पढ़ाना है, आप अच्छे तरीके से पढ़ा पाए, आपको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए रजिस्ट्रार साहब की एक टीम है, और इन दोनों क्लास को, एकेडमिक क्लास और नॉन एकेडमिक क्लास, दोनों को कोई परेशानी ना हो और वो ठीक से पढ़ा पाए, ठीक से काम कर पाए, इसके लिए एक लेबर क्लास है। और इन तीनों की सुरक्षा होती रहे, इन तीनों पर कोई अटैक ना कर दे, इसके लिए गार्ड बैठे। तो जिस प्रकार यूनिवर्सिटी का समाज भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है, मधुमक्खी का समाज भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है, बंदरों का भी 4 में होता है, हाथी का भी 4 में होता है, इसी प्रकार भारत का समाज भी 4 हिस्सों में बटा हुआ था। तो भारत का एक समाज जिस प्रकार यूनिवर्सिटी की रक्षा गार्ड करते हैं, तो भारत का एक समाज भारत की रक्षा करता था, और रक्षा करने के लिए उसके हाथ में बंदूकें होनी चाहिए, छुरा होना चाहिए, तभी तो रक्षा कर पाएगा। और छुरा और बंदूक जिनके हाथ में हो, उनके पास में एक किलिंग इंस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। उनको जो अटैक करने वाला है उसको मारना भी आना चाहिए। तो जिस प्रकार बायोलॉजी के टीचर्स अपनी लैब में मेंढक को पहले डिसेक्शन कराते थे और एक प्रयोग कराते हैं, तो वहां मेंढकों की चिंता नहीं की जाती, या खरगोश पर ट्रायल करते हैं या चूहों पर ट्रायल करते हैं, तो चूहों की, खरगोश की, मेंढकों की चिंता नहीं की जाती। लेकिन महात्मा बुद्ध को इस बात की चिंता हुई, महावीर स्वामी जी को इस बात की चिंता हुई कि हमारे देश की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, इनको शिकार नहीं करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध का बहुत असर हुआ। महात्मा बुद्ध का इतना असर हुआ कि मथुरा में एक भी हिंदू सनातनी नहीं बचा था। पूरी मथुरा भी आज जो राधे राधे करती है, एक भी मथुरा में राधे राधे बोलने वाला नहीं बचा था। केवल काशी के कुछ ब्राह्मण बचे थे और महाराष्ट्र के कुछ चित्पावन ब्राह्मण बचे थे। पूरा का पूरा देश बुद्धिस्ट बन गया था। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने इस बात की स्टडी की कि 700 वर्ष मुसलमानों के, मुगलों के, पहले तुगलक वंश के, फिर सैयद वंश के, फिर लोधी वंश के, फिर इन सब के गुलाम रहने के बावजूद भी भारतीय लोग गुलाम क्यों नहीं हो पाए पूरे देश को? अगर उनका जो 1857 तक का आंकड़ा है, तो केवल 15% सनातनी ही मुसलमान बन पाए। तो अंग्रेजों ने ये स्टडी की, लॉर्ड मैकाले जिसका नाम ज्यादा आता है, कि भाई ये क्यों नहीं बन पाए, और उनका शासन तो बड़ा क्रूर था। तो उसकी उन्होंने स्टडी करने पे ये पाया कि भारत की सत्ता के 4 केंद्र थे। जो हम पर अटैक करते थे वो ये सोचते थे कि राजा को अपना गुलाम बना लो, राजा का धर्म परिवर्तन कर दो तो पूरी जनता का धर्म परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था। भारत के राजा तो धर्म परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन भारत की प्रजा नहीं करती थी, क्योंकि भारत की प्रजा कभी भी राजाओं के इशारे पे नहीं चलती थी। तो भारत की प्रजा के 3 सत्ता के केंद्र और थे। पहला था गुरुकुल, दूसरी थी जाति पंचायत, हर जाति की अपनी एक पंचायत होती थी, और तीसरे थे वो फकीर, वो संत जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, संतों की व्यवस्था। इसको वो आक्रांता नहीं समझ पाए थे। केवल अंग्रेजों की स्टडी में ये बात निकल कर आई थी कि ये सत्ता के भारत में 3 केंद्र और हैं।
इसलिए उन्होंने सत्ता के इन तीनों केंद्रों पर चोट की, संतों पे चोट की, गुरुकुलों पे चोट की और जाति पंचायतों पे चोट की। लेकिन वो फिर भी कहीं कुछ गलती कर गए। जैसे भारत का संविधान, अब आप ये देखो कि मैं जब इस कमरे से बाहर निकलूंगा तभी तो विश्वविद्यालय से बाहर निकलूंगा। तो भारतीय संविधान में इससे पहले 47 से पहले भी संविधान इस बात की आजादी तो देता है कि मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाऊं, लेकिन संविधान आज भी इस बात की आजादी नहीं देता कि मैं इस रोम से निकल जाऊं। माने जाति परिवर्तन की आजादी इस देश में नहीं है, धर्म परिवर्तन की आजादी इस देश में है। इस बात को समझने में अंग्रेज भी गलती कर गए। तो भारत की सत्ता के केंद्र 4 थे। महात्मा बुद्ध के आने के बाद भारत की सत्ता का केंद्र केवल एक ही रह गया और वो थे मठ। पूरे भारत की ताकत मठों में आ गई। तो लोगों ने महात्मा बुद्ध के कहने के बाद महात्मा बुद्ध का करुणा का संदेश था, बहुत अच्छा संदेश था। मैं महात्मा बुद्ध का अनुयायी हूं, मेरी ईमेल आईडी देखेंगे तो महात्मा बुद्ध का फोटो लगाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध के संदेश के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हम लड़ाका कौम थे, हमने लड़ाका पैदा करते थे। हमारे गुरुकुलों में छात्र धर्म सिखाया जाता था और क्षत्रिय को यह आदेश था कि क्षत्रिय वो है जो समाज की रक्षा करते हुए केवल 36 वर्ष जीने का जिसको अधिकार है, उसके बाद वो बोनस जिंदगी जीता है। समाज की रक्षा करते करते हर एक क्षत्रिय को 36 साल की उम्र तक वीर गति को चले जाना चाहिए। और जो छत्राणियां होती थी अपने गर्भ में पलते हुए बच्चे को हाथ फेर कर अपने पेट पर कहती थी कि तुझे इस देश के लिए मरना है, तुझे इस समाज के लिए मरना है। तो भारत में 2000 साल पहले भारत के लिए प्राण त्यागने वाले लोग पैदा होने बंद हुए और फिर उधर से अटैक हुआ। और अटैक हम पे क्यों होते थे? हम पर इसलिए होते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते थे। 57% से ज्यादा दुनिया के विश्व के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी थी। आज केवल 0.2% हमारी हिस्सेदारी है विश्व के व्यापार में, इसलिए कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते। और जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो बदले में क्या लेते थे? डॉलर तो लेते नहीं थे, पौंड लेते नहीं थे, तो सोना लेते थे। तो भारत के हर घर में हर महिला पर इतना सोना होता था, हर मंदिरों में इतना सोना होता था कि जब सिकंदर यहां से गया तो इतनी तिजोरियां लेकर गया कि 76 ऊंटों पर तो उन तिजोरियों की चाबियां ही चाबियां थी। चाबी का साइज कितना होता है, ऊंट का साइज कितना होता है, और उनकी चाबियां 76 ऊंटों पर थी। तो भारत से सोना लूटने आते थे। भारत में इतना सोना इकट्ठा हो जाता था, और ये सोना अभी इकट्ठा नहीं होता था 2000 साल पहले, ये 7 लाख साल पहले भी सोना इकट्ठा होता था। और हमारा जो विश्व व्यापार था वो मैरीटाइम से होता था, समुद्री मार्ग से होता था। समुद्री मार्ग सबसे बड़ा हमारा श्रीलंका था, इसलिए श्रीलंका सोने की थी। सुबह वीसी साहब से बात हो रही थी, तो जब विभीषण को जब लक्ष्मण ने कहा कि अब श्रीलंका के भी राजा राम आप ही होंगे, तो राम ने जवाब दिया था लक्ष्मण को, अपनी स्वर्णमयी लंका नैने लक्ष्मण रोचते जनी जन्म भूमि से स्वर्गदायपी करेसी। लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरी जननी और जन्म भूमि अच्छी लगती है, इसलिए विभीषण को राज देकर आए थे। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट सोना था। तो राम जो हमारे अवतार हैं वो उनकी मंजिल श्रीलंका थी, और जो दूसरे अवतार कृष्ण हुए हैं वो मथुरा से कहाँ गए हैं? वो द्वारिका गए हैं। माने हमारा विश्व व्यापार का जो बड़ा केंद्र था दूसरा, वो द्वारिका थी, द्वारिका से एक्सपोर्ट होता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चिड़िया तो बहुत छोटी होती है, चिड़िया कहने वालों ने भी भारत के साथ में अन्याय किया। तो महात्मा बुद्ध के बाद इस देश ने लड़ना छोड़ दिया, इसलिए सिकंदर आया। सिकंदर के बाद
ईसा मसीह के जन्म से भी 30 साल पहले कुषाण आए। कुषाण हालांकि ईस्ट तुर्किस्तान के थे, ये मंगोलियन थे। उसके बाद शक आए, हम कहते हैं ना कोई शक, पूछते हैं ना कोई शक, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि कोई शक जिंदा तो नहीं रह गए। तो सारे के सारे शकों को हमने अपने में एसिमिलेट कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबको मार कर हमने खत्म किया, नहीं, हम मार कर खत्म नहीं करते थे, हम उसकी मेंटेलिटी चेंज कर कर अपने में एसिमिलेट करते थे। फिर हुनों के अटैक हुए तो हुनों को हम अपने में एसिमिलेट कर गए, हम सबको पचा गए। लेकिन जो एक बड़ा आक्रमण भारत पर हुआ वो 712 में हुआ है। लेकिन 712 के आक्रमण से पहले की जो भूमिका है, उससे पहले 10 अक्टूबर 680 को जो लड़ाई हुई है, जिसको करबला का युद्ध कहते हैं, मुस्लिम भाई कोई बैठे होंगे, तो महात्मा मोहम्मद साहब की बेटी है फातिमा और फातिमा का बेटा है हुसैन। तो जो इस्लाम धर्म की कमान थी वो तो हुसैन के हाथ में थी, धर्म की कमान। लेकिन इस्लाम की जियो पॉलिटिकल मूवमेंट की जो कमान थी वो यजीद के हाथ में थी। इसलिए यजीद ने इमाम हुसैन को, माने मोहम्मद साहब की बेटी के बेटे को मारने के लिए करबला में अटैक कर दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग घटना क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय लाहौर के राजा हैं रहबर दत्त, ये जो सुनील दत्त, संजय दत्त के पूर्वज। रहबर दत्त को इमाम हुसैन का पत्र आता है कि मेरी रक्षा करो। ये जब तक रक्षा करते हैं तब तक इमाम हुसैन की, जब ये पहुंचते हैं अपनी सेना लेकर, तब तक इमाम हुसैन की हत्या कर दी जाती है। तो हत्या करके उसकी डेड बॉडी को इमाम हुसैन की को ले जा रहे होते हैं, तब तक रहबर दत्त उस काफिले पर अटैक कर इमाम हुसैन की डेड बॉडी को अपने साथ ले लेते। अब ये लाके एक जगह, एक उम्मीदिया करके कोई जगह है, वहां पर जाके रुके हैं रात को रहबर दत्त। पीछे से यजीद ने फिर हमला किया है और हमला करके ये कहता है कि मुझको मोहम्मद हुसैन का सर चाहिए। तो रहबर दत्त जब गए हैं तो अपने 7 बेटों को लेकर गए हैं साथ में, तो अपने बड़े बेटे का सर काट कर दे देते हैं कि ये इमाम हुसैन का सर है। वो कहते हैं ये इमाम हुसैन का सर नहीं है। रहबर दत्त अपने 7 बेटों के सर काट कर भिजवा देते हैं, तो वो नहीं मानते हैं, यजीद नहीं मानता कि इमाम हुसैन का सर है। तो जब अपने सारे बेटे की सर काट दिए रहबर दत्त ने और अपने थोड़े से लोगों के साथ में वो हैं, तो अपने सैनिकों के सर तो काट के दे नहीं सकते थे, अपने बेटे पर अधिकार था तो दे दिया। तब वो रहबर दत्त अटैक करते हैं और यजीद को मार देते हैं। एक ये छोटी सी घटना थी जो भारत के बंटवारे की, जहां पर शुरुआत थी। उसके बाद 712 में सिंध के राजा है राजा दाहिर, उस पर मोहम्मद बिन कासिम, ये तो सारा IAS के जो एग्जाम दे दिया हुआ जिन्होंने, ये ऐसा क्वेश्चन है कि भारत पर पहला आक्रमण कौन सा है, तो राजा दाहिर पर, सिंध के राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण है। और मोहम्मद बिन कासिम की उस में जो उम्र है वो 18 साल है। तो राजा दाहिर को मार देते। राजा दाहिर की 2 बेटी हैं, एक है बड़ी सूर्य देवी और छोटी है परमाल देवी। उसको पकड़कर, तो वो जो मोहम्मद साहब की परंपरा का जो खलीफा शाही थी, उसका केंद्र दमिश्क था उस समय, तो दोनों बिटियाओं को वहां भेज देता है मोहम्मद बिन कासिम। और वो कहता तुम्हारे लिए हम तोहफा लाए हैं खलीफा, तुम्हारे लिए हम हिंदुस्तान से तोहफा लाए हैं। तो क्या लाए हैं? तो कपड़े जैसे हटाते हैं कि 2 बिटिया लाए कि ठीक है महल में भिजवा दो। तो उस समय जो सूर्य देवी है वो खलीफा से कहती है कि हम आपके लायक नहीं हैं खलीफा, हमारे साथ में हद दर्जे की बदतमीजी मोहम्मद बिन कासिम ने की है और हमारे साथ ये किया है। तो खलीफा को गुस्सा आता है, खलीफा ऑर्डर देता है अपने सेनापति को कि मोहम्मद बिन कासिम जहां मिले उसको जिंदा खाल में सिलवा के लाओ। और वो ऊंट की खाल में उसको लाते हैं, उसको मोहम्मद बिन कासिम मर जाते हैं।
उसके बाद सूर्य देवी कहती है कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन हमारी एक रस्म है, और हमारी रस्म यह है कि जब कोई दुल्हन अपने शौहर के पास जाती है तो एक साड़ी पहनती है, वो साड़ी केवल उसका भाई ही भिजवा सकता है। तो वो साड़ी मंगवाती है दमिश्क से कराची, आज का जो कराची, उस साड़ी को उसका जो दूसरे लोग होते हैं भेजते हैं जहर लगाकर, और खलीफा उस साड़ी के जहर से खलीफा की मृत्यु हो जाती। बाद में उन दोनों बेटियों को घोड़ों के पीछे बांधकर तब तक घोड़े दौड़ाए गए जब तक दोनों बिटियां मार नहीं दी। लेकिन उन दोनों लड़कियों के, ये हिंदुस्तानी लड़कियों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आज उठाए जाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला विमर्श पे हजारों किताबें सारी लाइब्रेरीज में है। इन सारे के सारे जो महिला विमर्श की बात करते हैं वो कहीं भी सूर्य देवी और परमाल देवी के नाम का जिक्र तक नहीं करते। और उन दोनों के कारण 712 से लेकर 1191 तक 1026 में महमूद गजनवी आया है, मथुरा भी आया है, अलीगढ़ भी आया है। अलीगढ़ का उस समय नाम मधुबन है, यह वृंदावन है। वो आगरा भी आया, वो सोमनाथ भी आया, और वो केवल इतना करता था, और उसने 26 साल में वो भारत में 25 बार आया, और 25 बार 1-1 लाख लड़कियों को हाथ से हाथ बांध कर ले गया, और अरब के बाजार में 2-2 टके में बेची। लेकिन उसने इतना नहीं किया। 1192 में फिर एक भारत के साथ में ये एक दूसरा घटना घटती है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है। यहां से भारत का भविष्य बदल गया। उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उससे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और ये मुगल वंश, फिर अंग्रेज वंश, और फिर किसकी और के वंश, ये सब चलते रहे। 1526 में बाबर आगरा आया है, और फिर ये मुगलों का हुआ है, मुगलों का आधिपत्य भारत पर हुआ है। 1757 तक उन्हीं का राजहार, और 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और भारत पर कंपनी का राज हो जाता है। फिर 100 साल तक अंग्रेज 1857 तक चलते रहते हैं। और अभी मैंने नाम पूछे ना आपको, 1857 की क्रांति में इतने लोग मारे गए थे कि भारत के पुराने शहरों में, जितने भी शहर भारत में हैं, उसमें आज भी किसी ना किसी चौराहे का नाम काला आम चौराहा है। भारत के सभी शहरों में और बड़े गांवों में आज भी किसी ना किसी कुएं का नाम अंधा कुआं है। माने वो सारे के सारे जो अंधे कुएं थे, उन सारे के सारे अंधे कुओं में जितने भी युवा थे 15 से 35 साल तक के, सबको पकड़ पकड़ के डाल दिया गया था। जितने भी पेड़ थे काले आम, वो आम के पेड़ उस समय ज्यादा होते थे, उन पर फांसी देना आसान होता है, जामुन से फिसलन होती है। जामुन के पेड़ सबसे ज्यादा थे। तो आम के पेड़ों पर इतने शरीर लटकाए गए थे 1857 में कि कर्नल टोड ने लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कर्नल टोड को पढ़ना। कर्नल टोड ने लिखा कि झांसी से लेकर लखनऊ तक जितने भी आम के पेड़ थे, दोनों तरफ जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ के एक भी कुत्ता ऐसा नहीं था जिस पर एक कोई ना कोई लड़का फांसी पर नहीं लटकाया हुआ। और ये आदेश था गांव वालों को, अगर किसी के भी डेड बॉडी को पेड़ से उतारा तो उसको भी फांसी देते थे। तो अगर आप भारत का डेमोग्राफिक चेंज देखेंगे 1857 के बाद और 1897 तक इस देश में बच्चे पैदा होने बंद हो गए थे, क्योंकि केवल महिलाएं बची थी, वो भी कुंवारियां। शादियां नहीं हुई थी 20-25 साल तक इस देश में। इतने बच्चे, हमें नाम याद नहीं है 20, कोई बात नहीं, बाद में याद करेंगे, फिर से याद करेंगे। लेकिन इस देश में इतनी हत्याएं हुई थी कि देश में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। अब गलती 1857 में ये हो गई थी कि भाई 30 मई को ये एक साथ अटैक करना था अंग्रेजों को। अंग्रेज कितने थे? 1 लाख अंग्रेज थे पूरे देश में 1857 में, और 1 लाख अंग्रेजों को मारना मुश्किल था क्या? लेकिन 30 मई को, लेकिन मंगल पांडे के गुस्से के कारण
20 दिन पहले क्रांति शुरू हो गई, पोल खुल गई, पोल खुलने के बाद सारा मामला हो गया। भारत के नसीब में 90 वर्ष की गुलामी हो। 1957 से लेकर फिर भारत की तस्वीर बदलती है और 1947 के ये जो 90 साल हैं, इसमें बहुत सारे गाने लिखे गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, झूठा गाना, 100% झूठा गाना। दूसरा गाना, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का। ये ऐसे वीर जवानों का, बेलों मस्तानों का गांव देश था कि उनके नाम हमें याद नहीं। दिल्ली जाओ, इंडिया गेट देखो, पहले विश्व युद्ध में 75,000 इस देश के नौजवानों ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। 75,000 मरे हैं पहले विश्व युद्ध में भारत के वीर जवान, और 1.25 लाख के अंग भंग हुए, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 90,000 वीर जवान, ये देश है वीर जवानों का, अंग्रेजों के लिए लड़े हैं, अंग्रेजों के लिए मरे हैं, और 1.5 लाख के अंग भंग हुए हैं। तो ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का था, तो अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था? किसके लिए लड़ रहा था? तो ये देश राजपूतों का देश था, जिसके राज था उसके पूत ये हमेशा बनते चले। देश की लड़ाई मुट्ठी भर लोगों ने लड़ी है, और भविष्य में भी जो लड़ाई होगी पूरे देश से उम्मीद ना करें, ये मुट्ठी भर लोग ही देश में लड़ेंगे। तो 1947 तक बहुत सारा आपने सबने पढ़ा है क्या क्या इस देश में हुआ। लेकिन 1947 के आज तक, 47 से लेकर और आज तक आपको, आपके बच्चों को, आपके पिताजी को सिर्फ एक ही बात सिखाई गई कि ये देश आजाद हुआ। आज के बाद, इस 14 तारीख के बाद इस देश के बच्चे ये जानेंगे कि नहीं, ये देश आजाद हुआ था, ये आधी सच है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच और आधा झूठ है कि ये देश आजाद हुआ। इन 75 सालों में किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारे बच्चों को हम ये सिखा पाते कि ये देश आजाद होने से पहले विभाजित हुआ था, ये देश विभाजित हुआ था, देश, ये आजादी अभी अधूरी है, ये देश टूटा था, ये 14 को टूटा था, 15 को आजाद हुआ था। ये देश के बच्चों को क्यों नहीं बताया गया? और ये जो टूटन भी हुई थी, कितनी वैज्ञानिक बंटवारा था, कितना न्यायप्रिय बंटवारा था, कितना धार्मिक बंटवारा था। 33 करोड़ जनसंख्या थी उस समय, 29 करोड़ हिंदू थे, 4 करोड़ मुसलमान थे, बाकी 50 लाख में सारे थे। तो बंटवारा क्या होता है? माने मैं और चतुर्वेदी जी दोनों भाई भाई हैं। मेरे पिताजी के पास में 100 बीघा जमीन है, तो बंटवारा यही तो होगा कि चतुर्वेदी जी के पास 50 बीघा, मेरे पास 50 बीघा, ये बंटवारा है। अब बंटवारा कैसा हुआ कि चतुर्वेदी जी कह रहे हैं मुझसे कि त्यागी जी, ये जो 50 बीघा ये जमीन तो मेरी है, और ये जो आपका 50 बीघा है ना, ये हम सबकी। ये बंटवारा हुआ था। और जो ये देश का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था? मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। ये देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था। एक एक के सिर गिने गए थे कि ये 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ के हिसाब से इतने प्लॉट इनको दिए जाएंगे। ये 29 करोड़ है, इनके साथ में सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, तिब्बती भी हैं, श्रीलंकाई भी हैं, मंगोलियन भी हैं, थाईलैंड वाले भी हैं, म्यांमार वाले भी हैं। इनको कितनी जमीन दी गई? आप पढ़ते हो, आईएएस के एग्जाम के लिए तैयारी पढ़ा होगा, 32 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान को कितनी दी गई? 10 लाख वर्ग किलोमीटर। जो 8वां हिस्से थे उनको 4था हिस्से जमीन दी गई। तो दुनिया में ऐसा कोर्ट है, और जो चौथाई जमीन दी भी गई उसके लिए सब नहीं गए। ये कौन सा बंटवारा था?
कौन से इंटरनेशनल कोर्ट में इस बात का कौन मुकदमा लड़ेगा, कौन इसका जजमेंट देगा कि ये बंटवारा गलत है और बंटवारा दोबारा होना चाहिए, या जिनके नाम के प्लॉट उधर कटे थे वो इन प्लॉटों पे कब्जा कैसे करें। तो ये आजादी नहीं थी, सिर्फ आजादी नहीं थी, ये भारत का बंटवारा था। और भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, लेकिन ये जो भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, ये बात भी अधूरा सत्य है। भारत के बंटवारे के पीछे जो कहानी थी कुछ और थी। भारत के बंटवारे के पीछे कहानी ये थी कि एक ताकत रूस बन गया था और एक ताकत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका बन गया था। रूस ये चाहता था कि मैं अपनी गैस की पाइपलाइन दिल्ली तक लाऊंगा। रूस ये चाहता था कि मॉस्को से लेकर दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इन दोनों बातों, ये दोनों काम ना हो जाएं, रेलवे लाइन, क्योंकि भारत का व्यापार तो इधर से होता था रूस के द्वारा। भारत में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते थे, रेशम की साड़ियां करते थे, रेशम के कपड़े करते थे। तो इसलिए ढाका से लेकर और लंदन तक ये रेशम रूट था। इधर उज्जैन से लेकर और काबुल होते हुए लंदन तक ये अफ्रीक रूट था। यहीं से हमारे घोड़े खच्चर जाते थे, यहीं से हमारी बैलगाड़ियां जाती थी, हम एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, उधर से बैलगाड़ियों में सोना भर के लाते थे। ये दोनों रूट खत्म हो, इसलिए भारत के व्यापार के लिए एक ऐसी दीवार भारत के पश्चिम में खड़ी की गई कि भारत का व्यापार ही खत्म हो। ये भारत की बैलगाड़ियां, भारत के घोड़े, भारत के खच्चर ये पार ही न कर पाए। तो पाकिस्तान सिर्फ एक मजहब के आधार पर बना हुआ देश नहीं है। भारत की उन्नति के लिए, भारत के एक्सपोर्ट के लिए, भारत की तरक्की के लिए एक बनाई हुई दीवार है। और दीवार कौन बनाता है? हम एक विश्वविद्यालय, हमने एक दीवार खड़ी कर ली चारों तरफ बाउंड्री। इस बाउंड्री के बाहर तो हम नहीं है। जैसे चीन है, चीन की दीवार है, तो चीन ने हमसे डर के कि हमारे जो मथुरा के लड़के थे जाके चीन में कूद जाते थे, तो उसने अपनी दीवार खड़ी कर ली। तो दीवार, चीन की सीमा चीन की दीवार थी, उसके वहां तक भारत था। अब आप किसी से पूछो, अपने बच्चे से जाके पूछना कि भारत कहां से कहां तक है, कहेगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कि ठीक है, उत्तर में कश्मीर होगा, दक्षिण में कन्याकुमारी हो गया। अब बताइए उत्तर में कहां तक था, दक्षिण में कहां तक? कोई नहीं बता पाएगा कि भारत की उत्तर की सीमा कहां तक है, भारत की दक्षिण की सीमा कहां तक है। तो ये भारत के व्यापार को रोकने के लिए एक देश बनाया गया था, और ये भारत और रूस मिल ना जाए और ये यूरोप तक ना पहुंच जाए। दीवार थी पाकिस्तान नाम की। नहीं तो ये कराची के आसपास बना सकते थे ना, एक छोटा सा बना देते, राजस्थान पूरा दे देते एक देश। ये गिलगित बाल्टिस्तान तक क्यों ले गए? ये सब हुआ ये भारत के साथ में। और भारत उस समय जागा नहीं था, भारत ने अंगड़ाई नहीं ली थी, लेकिन आज भारत जागा है। और मैंने ये सारा का सारा जिक्र इसलिए किया कि भारत 1947 में नहीं बटा। भारत की बटने का जो सीड था वो 10 अक्टूबर 680 को ही पड़ गया था, वो 712 में पड़ गया था। आज मोदी जी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मोदी जी जैसे व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, इसका बीज तो 1925 में डल गया था ना। उसी तरीके से पाकिस्तान बनाना है तो पाकिस्तान के बीज तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना के कर दी गई थी ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उद्देश्य क्या था? यही था ना कि पाकिस्तान बनाएंगे, तो बीज तो 1920 में पड़ गया था। अब ये सारा का सारा देश के सामने परिस्थिति थी, लेकिन ये जो 1925 में भारत की रक्षा के लिए जो बीज बोया गया था, उसकी आज फल नरेंद्र मोदी के रूप में, और इस देश में हजारों नरेंद्र मोदी आज तैयार है। तो अब आगे का रास्ता क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। ये चीजें भविष्य में कैसे बदलेंगी? ये 2022 में तो देश खत्म नहीं हो जाएगा। तो भारत के थिंक टैंक को ये सोचना पड़ेगा कि भारत 2122 में कैसा होगा, 2222 में कैसा होगा, 2322 में कैसा होगा, 2522 में कैसा होगा। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी आप सबकी है। जिम्मेदारी उठाओ तो ठीक, नहीं उठाओ तो ठीक, क्योंकि भारत की जो नियति में है वो तो होना होगा ही।
कृष्ण ने भी कहा कई बार कि मार मार मार, वो नहीं मार रहा था, तो कृष्ण ने यही कहा कि देख तू निमित्त मात्र है, तू ये सोचे कि तू नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं, तो मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूंगा उसको अर्जुन बना दूंगा। तो आज फिर इस देश में ऐसे अर्जुन तैयार होंगे, आज ऐसे कृष्ण तैयार हैं, आज देश में ऐसे अभिमन्यु तैयार हैं कि जो खुद चक्रव्यूह में जाकर इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग देने के लिए तैयार। तो आगे की भारत की गति क्या होगी, भारत आगे की सोच क्या होगी? तो मैंने आपको जिनपिंग की सोच तो बता दी। वहां का एक प्रोफेसर है ली करके चीन का, और उसने ये कहा है कि अगर चीन ने भारत को 30 टुकड़ों में नहीं तोड़ा तो भारत चीन को तोड़े और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन जाएगा। देखो ये जो अमेरिका है अगले 10 साल नहीं तो 15 साल, और आप उसकी इकोनॉमी देख के प्रभावित नहीं होना। मैं परसों एक व्हाट्सएप पे मेरे दोस्त ने भेजा था डेटा, अमेरिका की इकोनॉमी है $25 ट्रिलियन की, चाइना की है $19 ट्रिलियन की, और हमारी है $3 ट्रिलियन की। बहुत गैप है ट्रिलियन में। ये बात नहीं है कि 3 रुपये, 19 रुपये, 25 रुपये, मतलब इस रुपये को गैप को भरना बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान नहीं है, इसमें सालों लगते हैं। उसको देखकर ये नहीं कहना, और लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की उम्र कितनी होगी ये कहना अभी जल्दबाजी हो जाए। तो अभी भारत के ऐसे अभिमन्यु तैयार करने के लिए समझाना पड़ेगा कि भारत अब क्या करेगा। जिनपिंग के सोचने से भारत टूट जाएगा क्या? टूट भी सकता है। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भारत नहीं टूटेगा। हमने बहुत नारे लगाए थे, हमने बहुत गीत गाए थे कि नहीं दी कभी देश की माटी है ना वो गाना। तुमने माटी भी दी, खून भी दिया, जमीन भी दी, एक बार नहीं दी 24 बार दी। और वो सपना पाले बैठे हैं, वो नक्शे तो बना चुके हैं कि भारत के कौन कौन देश होंगे, उस देश के राष्ट्रपति कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, वहां कौन सी यूजीसी होगी, वहां कौन सा नैक होगा, उनके प्लानिंग है। अब भारत को करना क्या, भारत क्या कर सकता है? तो भारत को तोड़ना होगा पाकिस्तान को 5 हिस्सों में। और मैं गवर्नमेंट में होता, भारत सरकार में होता तो मैं ये बात बोल नहीं सकता था कि एक सरकार दूसरी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकती। मैं पब्लिक का आदमी हूं, मैं भारत की सरकार नहीं हूं, मैं बोल सकता हूं। और मोरल रूप से भारत की सरकार भी बोल सकती है, मोरली, स्ट्रेटेजिकली नहीं। मैं बोल सकता हूं कि हम पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, और पाकिस्तान में जो हसनैन सिंगे के नेतृत्व में, पीओके में जो नेतृत्व, उसके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के मूवमेंट का, फ्रीडम का, हम हसनैन सिंगे को पूरा समर्थन देंगे। पख्तूनिस्तान में जो परवेज के नेतृत्व में मूवमेंट चल रहा है नया पख्तूनिस्तान बनने का, तो मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा, और मेरे मानसिकता के सारे लोग करेंगे। मैं भारत की सरकार नहीं बोल रही है, अगर मेरा वीडियो जाए भी तो भारत की सरकार नहीं बोल रही है, भारत का एक नागरिक बोल रहा है कि पख्तूनिस्तान के परवेज को हम अपना मोरल सपोर्ट करेंगे कि ठीक है। हम बलूचिस्तान नेता भी, तुमने 1 साल पहले करीमा बलोच की हत्या कर दी, उस बलोच की हत्या कर दी। हम बलोच मूवमेंट के बलूचिस्तान आर्मी को पूरा समर्थन करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हो जाएगा। हम सिंधु देश को पूरे के पूरे उस HM क्या नाम उसका जो नेता है सिंधु मूवमेंट का, हम उसको मोरल सपोर्ट करेंगे। हम कहेंगे तुम अपना कराची लेकर अलग हो जाओ, सिंधु देश अलग बन जाओ। तो सिंधु देश अलग बनेगा, बलूचिस्तान अगले 2 साल में अलग कंट्री बन जाएगा। इसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। पख्तूनिस्तान अलग बनेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान ये अलग रहेगा, और जो ये पाकिस्तान है सिर्फ पंजाब रह जाएगा, जो पंजाब वही पाकिस्तान रह जाएगा। अब देखो, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कोई खरगोश 4 कुत्तों के बीच में फंस जाए, तो एक उस टांग को ले जाएगा, एक उस टांग को, एक किसी के मुंह में कुछ आएगा, किसी के। तो पाकिस्तान की स्थिति आज इसमें है, आज ये है पाकिस्तान की स्थिति कि
अब कुत्ते में तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि खरगोश हो गया, और किसके हिस्से में कितना आएगा, हमारे हिस्से में कितना आएगा, अफगानिस्तान के हिस्से में कितना आएगा, चाइना के हिस्से में कितना आएगा, अमेरिका के हिस्से में कितना आएगा, ये पाकिस्तान तय करे। लेकिन हम पाकिस्तान को अपने में मिलाकर भारत को अखंड करने वाले नहीं हैं। हम भारत के उन मूवमेंट को केवल अपना नैतिक समर्थन देंगे, कोई फौजी समर्थन देने वाले भी नहीं हैं। और नैतिक समर्थन में भारत सरकार से गुजारिश करूंगा, जिस प्रकार हमने तिब्बत के प्रधानमंत्री को, तिब्बत के राष्ट्रपति दलाई लामा को हिमाचल में अपनी सरकार बनाने की अनुमति दे रखी है, ऐसे बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी को भारत में रहने के लिए जगह दी जाए, और वहाँ की बलूचिस्तान की सरकार भारत से चले, दिल्ली से चले, उनका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, पूरी पार्लियामेंट दिल्ली से चलनी चाहिए। मेरी ये अपील भारत सरकार से। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है, तो ना हमें बलूचिस्तान चाहिए, अगर हम ना हमें सिंधु देश चाहिए, ना हमें पंजाब चाहिए, ना हमें पख्तूनिस्तान चाहिए, लेकिन हमें एक जगह चाहिए, और उस जगह का नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट, क्योंकि भारत को सोने की अगर चिड़िया बनानी है, भारत का व्यापार कराना है, भारत को ताकतवर बनाना है, $3 ट्रिलियन से अगर $20 ट्रिलियन लाना है, तो हमें गिलगित चाहिए। गिलगित कौन सी जगह है? जब भी आपने अपने बेटे को या बेटी को भारत का नक्शा बनाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पे पेन देकर नक्शा बनाने के लिए बोला होगा, तो आपका पेन जिस जगह रखा गया होगा नक्शा बनाने के लिए, वो जगह गिलगित। तो भारत का वह एक तो हमें रास्ता चाहिए लंदन तक जाने के लिए, और अगले 24 के बाद हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम दिल्ली से लेकर लंदन तक, जैसा ये 4 वे है, ऐसी हम 8 लेन बनाएंगे लंदन तक। ये हमारा लक्ष्य है, ये 24 के बाद बनाएंगे। उसके लिए हमें गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए। कोई कुछ भी ले ले, अब उसमें बाधा आएगा चीन एक रोड बना रहा है, क्योंकि चीन का इधर का व्यापार तो सी रूट तो हमने बंद कर रखा है। आप सब जो नक्शों में पढ़ते हो, चीन सागर, ये केवल 60 साल के 70 साल के नक्शों में उसका नाम चीन सागर लिखा गया। 60 साल पहले दुनिया के नक्शे अगर आप पढ़ोगे तो चीन सागर नाम का कोई सागर इस दुनिया के नक्शे में नहीं था। इस सागर का नाम था मलय सागर। ये पूरा का पूरा ये हिंद महासागर तो हमारा है ही है, वो मलय सागर भी हमारा है, और हम चीन को उसमें अपने जहाज छोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे जिस दिन हम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो समुद्री मार्ग तो हम चीन का रोक के रखेंगे। तो उसने एक रास्ता बनाया 10,000 किलोमीटर, और उस रास्ते पे जो लेबर काम कर रही है, लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं उस रास्ते को बनाने के लिए, सीपीसी। उसमें 50,000 के 50,000 एक भी लेबर नहीं है, सारे के सारे पीएलए उसके, और पीएलए के भी सैनिक नहीं है, मेजर कर्नल रैंक से सारे के ऊपर है। उन्होंने एक कारनामा कर दिया पाकिस्तान में। पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, गूगल करो, 25,000 लड़कियां गायब हैं पाकिस्तान से। कहाँ गई? वो जो पीएलए के लोग थे वही ले गए। तो इसलिए वो एक मूवमेंट अलग पाकिस्तान में चीन के खिलाफ, बलूचिस्तान तो कर ही रहे थे, ये लोग भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का हासिल तो ये होने वाला है कि ये 5 हिस्सों में टूटने वाला है, और हम लोगों की ताकत है कि हम मथुरा में बैठे हुए लोग कितना सोचें, सिर्फ सोचें, करें कुछ नहीं, हथियार न उठाएं, चाकू न उठाएं, बल कुछ न उठाएं, केवल सोचने से होगा। ये संभव है, बहुत जल्दी होगा। अब चीन तो बहुत बड़ा दुश्मन है, बड़ा क्रूर है, तो चीन का क्या करेंगे? तो चीन की ताकत अभी आपने देख ली कि नैन्सी आई थी ताइवान में, चीन का ताइवान पे कब्जा है, चीन का कौन कौन से देशों पे कब्जा है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को उसने बांट दिया है, मंगोलिया से तोड़कर उसने एक अलग बना लिया है, ईस्ट तुर्किस्तान से तोड़कर ईस्ट तुर्किस्तान बना दिया है। उसमें एक जाति रहती है उइगुर, मुसलमानों की जाति है उइगुर जाति के 5,000 मुसलमानों को पकड़कर उसने जो उसका युआन स्टेट है जो थाईलैंड के पास है, वहाँ जाके उनको साइकोलॉजिस्ट के पास छोड़ दिया कि इनकी साइकोलॉजी चेंज करो। टोपी लगाना बंद कर दिया है, मोहम्मद नाम रखना बंद कर दिया है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई मस्जिद नहीं जा सकता। उनके घर में, उइगुरों के घर में बाथरूम को छोड़कर हर किसी भी हान जाति के व्यक्ति को जाने की अनुमति है, इवन के बेडरूम में भी। और एक उइगुर के घर में एक हान जाति का व्यक्ति चीन की सरकार ने उनके घर में छोड़ा हुआ। डेमोग्राफिक चेंज कर देंगे तो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा?
अब भविष्य में देखते हैं। तो वहाँ की जो लीडर है राबिया को हमारा नैतिक समर्थन है कि चीन के साथ लड़ाई करे और ईस्ट तुर्किस्तान देश तोड़ के अलग बनाए। तो चीन जो मंगोलिया वाला हिस्सा है वो मंगोल मूवमेंट चल रहा है वहाँ पर। तुर्किस्तान वाला एरिया है ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, गूगल करेंगे चल रहा है, राबिया उनकी लीडर है, हमारा उसका समर्थन है। इधर ये तिब्बत का मूवमेंट चल रहा है, तिब्बत तो हमारा ही था ना। सावन चल रहा है, सावन में व्रत रखते हैं, बहनें रखती हैं सारी, आप सब रखते हैं। जो पार्वती थी, पार्वती ने शिव जी के साथ विवाह करने के लिए कहाँ तपस्या की थी? तो एवरेस्ट के पास में, कैलाश मानसरोवर के पास में, मानसरोवर से लेके क्षीर सागर तक भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं। जो आपने भगवान विष्णु का चित्र देखा होगा, लक्ष्मी जी पैरों में बैठे हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। ब्रह्मा जी का निवास स्थान कहाँ है? वो मेरू पर्वत है, उससे आगे। शिव जी का निवास स्थान, शिव जी का घर कहाँ है? कैलाश मानसरोवर है। गणेश जी का जो जन्म स्थान है, हमने राम जन्मभूमि तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन गणेश जन्मभूमि के लिए लड़ाई कौन कर लड़ेगा कि हमें गणेश जन्मभूमि भी चाहिए? वो कहाँ है? वो कैलाश मानसरोवर है। पार्वती की तपस्या स्थली वो 40 साल की, जो 40 किलोमीटर की जो कयाली नदी है, वो कयाली नदी पर तपस्या की थी, वो कयाली नदी चाहिए। तो तिब्बत हमें वापस चाहिए, तिब्बत हमें इसलिए वापस भी चाहिए, तिब्बत को हम अलग देश बने वो ठीक है, लेकिन ये इसका ये हिस्सा कैलाश मानसरोवर का हमें वापस चाहिए, क्योंकि ये बिजली का बड़ा संकट है भारत। केवल 1.5 लाख मेगावाट बिजली हम बनाते हैं, चाइना 7.5 लाख मेगावाट बिजली बना रहा। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को डीजल से, कोयले से चलाएंगे, कोयला हमें कितना इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम भी 8 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन केवल ये जो बिजली है सतलुज नदी से आ रही है, जो कैलाश मानसरोवर से आ रही है, तो केवल उसी से काम चलेगा नहीं। तो उससे जाने वाली सिंधु नदी हमें चाहिए, ब्रह्मपुत्र जो आसाम जा रही है वो नदी चाहिए, और कयाली नदी चाहिए। तो कैलाश मानसरोवर से निकलने वाली चारों नदियों को हमें लेने के लिए कैलाश मानसरोवर हमें हमारा चाहिए। और देवों के देव महादेव की जन्मभूमि जब तक आज़ाद नहीं हो जाएगी, तब तक भारत 1947 15 अगस्त आज़ादी मना ही नहीं सकता है। भारत कैसा आज़ाद है जब तक कैलाश मानसरोवर हमारे पास नहीं है? तो ये हमें चाहिए। तो मंगोलिया टूट के अलग होगा चाइना से, और उइघुरों के मूवमेंट के बाद ही ईस्ट तुर्किस्तान एक अलग देश बनेगा, और दलाई लामा जी के, परम पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बत आज़ाद होगा। और उधर जो मंचूरिया है क्षेत्र है, वो मंचूरिया एक अलग देश बनेगा। तो चाइना भी चीन की दीवार तक रह जाएगा और उसकी इकोनॉमी ढह जाएगी। तो अगले 20-25 सालों में अमेरिका की यात्रा क्या होगी पता नहीं, भविष्य के गर्भ में। लेकिन मैंने आपको पाकिस्तान और चीन की दोनों की गतियां बता दी हैं कि इनकी गतियां क्या होने वाली है। लेकिन ये सारी गति और इनका भविष्य भारत के एक एक नागरिक की ताकत, एक एक नागरिक की इच्छा, और इच्छा नहीं, इच्छा तो बहुत छोटी चीज होती है, इच्छा से बड़ी चीज होती है संकल्प। तो एक एक भारतीय के संकल्प पर निर्भर करता है कि भारत कितना ताकतवर होगा। तो भारत का भविष्य और भारत आगे ना बढ़े, इस सब की तैयारी। और हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है 75 साल में जो हुई है, या हमने ये मान के चल गए हैं कि बस अब तो देश आज़ाद हो गया, तो अभी भी यूक्रेन से टूट के 2 देश अलग बने हैं। आज 193 देश हैं यूएनओ में, 2 छोटे छोटे हैं, वो वेटिकन सिटी और इसको फिलिस्तीन को मान्यता नहीं है। तो कुल मिला के 195 देश हैं। भारत दुनिया में 196, 97, 98, 99 कब हो जाएंगे पूरी दुनिया में देश? तो देश की भौगोलिक स्थितियां दुनिया की बदलती रहेगी, देश बनेंगे बिगड़ेंगे। लेकिन हम ना बनेंगे ना बिगड़ेंगे। हमारे एक है भाई साहब, वो कहते हैं देखो जिसका जन्म होता है वो मरता है, तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो मरेगा, भारत का जन्म नहीं हुआ तो भारत तो अमर है, भारत टूटेगा ही नहीं, भारत मरेगा ही नहीं। तो भारत को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन भगवान का आदेश भी है कि हर भारतीय ने जिसने जन्म लिया है वो भारत की रक्षा में तन मन से धन से जुटे, और जो जहां पर है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। अब जो विकेट कीपिंग कर रहा है उसकी चिंता थर्ड मैन की है। हम जहां खुद खड़े हैं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे।
हम अपना कर्तव्य निभाते नहीं है, हम दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। हम सचिन तेंदुलकर की चिंता करते हैं। सचिन जब गलत शॉट खेलता तो बताते वो क्रिकेट का भगवान है, ये सचिन से गलती हो गई, उससे गलती की, तुम ही खेल लेते जाके, तुम इतने योग्य थे। तो अमिताभ बच्चन को सलाह दे देंगे सचिन गलत है, अमिताभ बच्चन गलत है, जो बॉलीवुड का भगवान है, हम ठीक है। सारी गलतियां दूसरों में है, हम बिल्कुल दूध के धुले हुए। तो जो हम दूध के धुले हैं, हमें ये साबित भी करना होगा कि हम दूध के धुले हुए हैं, और हमको जाकर फौज का काम फौज करेगी, हमको जाकर सीमा पर लड़ना नहीं है, हमको जाकर छुरे पर धार देनी नहीं है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि जो काम हमें भगवान ने दिया है, जो काम इस व्यवस्था ने दिया है, जिस समाज व्यवस्था में हम रहते हैं, उसमें अपना 100% योगदान करें। उसी से भारत तरक्की करेगा, उसी से भारत ताकतवर होगा। और मुझे लगता है कि पूरे 56 मिनट हो गए हैं, तो आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें थी और आपको जाना भी है। और ये विषय ऐसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, क्योंकि इस पर बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन इतना ही बोलना है जितना समझ में आ जाए, जितना इम्प्लीमेंट हो सके। तो आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी धैर्य से सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। और आभारी इसलिए भी हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि किसी ने भी अपना मोबाइल इस 56 मिनट के दौरान उठाया नहीं है। मैं आभारी इसलिए भी हूँ कि आपकी गर्दन कभी टेढ़ी नहीं हुई, आपने किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो आप सब लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे बोलने का अवसर दिया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सबके चरणों में नमन करते हुए, सबका वंदन करता हूँ, और आप सबके अंदर बैठे हुए उसी कृष्ण का स्मरण करते हुए जिसने जो अन्याय के खिलाफ लड़ा था, उसी श्री राम का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।